हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 23 सितंबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है 109 मेंबर ऑफ PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 109 मेंबर को क्या कर लिया है, अभी अरेस्ट कर लिया है ड्यू टू दी नेशन वाइड क्रैकडाउन। उनसे कहा गया है कि आप क्या कर रहे थे, जो राष्ट्रीय है उसको तोड़ रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, उनको हेल्ड कर लिया गया है। NIA ED एंड पुलिस कंडक्ट सर्चिज अक्रॉस 15 स्टेट्स यानी कि NIA ED ने क्या करा है, सर्च लिए हैं 15 स्टेट्स में। मोस्ट ऑफ द अरेस्ट मेड इन केरला, ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट किस में देखने को मिले, केरला में, फिर कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में। पॉपुलर फ्रंट ने इसको क्या बताया, ऑपरेशंस की इसकी निंदा की है और अरेस्ट को क्या बताया, अनजस्टिस बताया है। In a nationwide crackdown, 109 leaders and activists of Popular Front of India were arrested by the National Investigation Agency, the ED, Enforcement Directorate, and the police during searches conducted across 15 states on Thursday. Most of the arrests have been made in Kerala 22, followed by Karnataka 20 and Maharashtra 20 और तमिलनाडु 10, असम 10 एंड उत्तर प्रदेश में से 8 लोगों को क्या किया है, अभी अरेस्ट किया है। बेसलेस क्लेम बताया है, यानी कि PFI ने कहा है कि क्या है, बेसलेस क्लेम है। थ्रो ए स्टेटमेंट कंडेम द रेड्स एंड टर्म द अरेस्ट अनजस्ट, ए विच हंट अगेंस्ट द आउटफिट्स members and supporters and the harassments of his national state leaders across the country। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या है, तीन बॉडी इंपॉर्टेंट है, एक तो PFI, एक NIA और एक ED। तो चलिए थोड़ा सा PFI के बारे में पहले जान लेते हैं। तो PFI क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक NGO है इंडिया में। इट वाज फॉर्म्ड इन 2006 एज ए सक्सेसर टू नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। इससे पहले कौन थी, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट थी, उसको ही हटाकर ये लाई गई है। एंड मर्जर विद मनीथा नीठा पसारिया कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ मर्ज होकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लाया गया है। तो गाइस मुद्दा क्या है, इशू क्या है, इनको क्यों अरेस्ट किया गया है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला की है और केरला और कर्नाटक में क्या चल रहा है, बहुत दिन से हिजाब का केस चल रहा है। तो ये उसी को लेकर क्या चल रहे थे, बोल रहे थे, इसके मैन लीडर्स जो थे हिजाब्स को लेकर ही बोल रहे थे कि हिजाब्स क्या है, इंडिया में अलाउ होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो उसको लेकर ही इनको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। लेकिन गाइज हमारे पास क्या है, राइट टू स्पीच है, तो हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया गया है, किसके द्वारा, ED NIA के द्वारा। द PFI डिस्क्राइब इटसेल्फ इन न्यू सोशल मूवमेंट कमिटेड टू एम्पावर पीपल टू इंश्योर जस्टिस, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। PFI डिस्क्राइब करती है कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे पीपल्स का, जस्टिस के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। इट एडवोकेट्स फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन, ये बताती है मुस्लिम रिजर्वेशंस के लिए, पर्सनल लॉ के लिए, पर्सनल लॉ कोर्स बनाती है मुस्लिम्स के लिए, दलित्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए, और स्कॉलरशिप देती है मुस्लिम स्टूडेंट्स को। इन 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया था प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलिज यूज ऑफ ए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टू डिटेन इनोसेंट सिटीजन। 2012 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया था, किसकी वजह से, क्योंकि इनोसेंट सिटीजन्स को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था UAPA के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेरियस विंग्स टू कैटर टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द नेशनल वीमेंस फ्रंट भी इसका ही हिस्सा है और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी PFI का ही हिस्सा है। PFI has been accused of involvement in violent activities by the Indian government. There has been a violent clashes between Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS and PFI, a part of Kerala and Karnataka. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि PFI क्या है, बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और ये क्या है, इसका वायलेंट हमेशा देखने को मिल जाता है किसके साथ, RSS के साथ। PFI किसका पार्ट है, केरला और कर्नाटका। अभी जो इसके मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, तो उनसे कहा गया है कि आप टेरर को फंडिंग कर रहे थे, इस वजह से आपको हमने क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि NIA का काम भी क्या होता है, टेरर को, जो टेरर कर रहा है उसको डिटेन करना। अब देख लेते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो एब्रीविएशन क्या है इसका, PFI। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 22 नवंबर 2006 में। मार्जर किस किस के साथ हुई है, यानी कि बहुत सारी बॉडी के साथ मिलकर ये एक बनी है, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और मनीथा नीथी पसारिया।
टाइप क्या है इसका, वॉलंटरी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक एनजीओ है जो लोगों की मदद करती है। पर्पस क्या है इसका, टू एस्टेब्लिश एन एजिलिटेरियन सोसाइटी इन विच फ्रीडम, जस्टिस और सिक्योरिटी एंड एंजॉय बाय ऑल, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी बना सकें जिसमें लोग खुले में क्या कर सकें, स्पीच दे सकें, बोल सकें कुछ भी, और सिक्योरिटी हो सबकी, सबको इससे एंजॉय मिले। हेडक्वार्टर इसका कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपका शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, नोएडा देखने को मिल जाएगा। रीजन सर्व करता है इंडिया के अंदर। चेयरमैन कौन है इसके, OMA अब्दुल सलाम। वाइस चेयरमैन कौन है इसके, EM अब्दुल रहीमान। जनरल सेक्रेटरी कौन है इसके, अनीस अहमद। अब देख लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो NIA एक प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है इंडिया की, यानी कि ये टेररिस्ट को काउंटर करती है। एजेंसी एम्पावर्ड होती है कि टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स, यानी कि एजेंसी को ऐसी पावर दी गई है कि जो टेरर से रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करती है स्टेट्स में विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स की कोई परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। इसको ये ऐसी ही क्या कर लेती है, देख लेती है क्राइम्स को। अगर टेरर क्राइम्स हो रहे हैं स्टेट्स में तो उसको परमिशन भी नहीं है, ये उसको इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। अंडर रिटर्न प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि अगर इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिटर्न प्रोक्लेमेशन मिल जाता है उसके बाद स्टेट की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एजेंसी कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनेक्टमेंट ऑफ ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये 2008 का एक एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। उसके एग्जिस्टेंस से इसको एनेक्ट किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 31 दिसंबर 2008 में। 2008 में आई थी ये, विच वॉज पास आफ्टर द डेडली 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई। उसके बाद इसको पास किया गया था जब 26/11 का क्या हुआ था, अटैक देखने को मिला था मुंबई में। Such an attack revealed the failure of an intelligence and ability to track such activities by existing agency in India। तो उसलिए इसको लाया गया था क्योंकि बहुत सारी एजेंसी उस टाइम पे फेल हो गई थी इस अटैक को देखने के लिए। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ टेरर को देखे, टेरर को काउंटर करे इंडिया में। हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज्ड की द नीड ऑफ इन स्पेसिफिक बॉडी तो डील करेगी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज से इंडिया में, देयर बाय एस्टेब्लिशिंग द NIA। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। NIA की ब्रांचेस हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फॉल में भी देखने को मिल जाएगी। इट मेंटेन्स द NIA मोस्ट वांटेड लिस्ट। द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA was राधा विनोद राजू and he served until 31st January 2010। करंटली दिनकर गुप्ता इसके क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, जो अपॉइंट हुए हैं कब, 28 जून 2022 से। अब NIA के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो एजेंसी का अगर ओवरव्यू करें तो फॉर्म हुई थी 2009 में। एम्प्लॉयज़ कितने इसके, 649। एनुअल बजट कितना जाता है इसको, 182 करोड़। फेडरल एजेंसी कौन है, इंडिया के अंदर काम करती है। ऑपरेशन जुरिडिक्शन का इंडिया के अंदर काम करता है। लीगल जुरिडिक्शन इंडिया के अंदर। गवर्निंग बॉडी कौन इसको किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनरल नेचर क्या है इसका, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट। हेडक्वार्टर आपका इसको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कौन इसके मेंबर्स को इलेक्ट करता है, तो उसका आंसर है अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है इसके, दिनकर गुप्ता IPS हैं जो डायरेक्टर जनरल है इस एजेंसी के। अब इस आर्टिकल में एक और चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ED। एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल है जो भी इकोनॉमिक्स लॉज एंड फाइंडिंग इकोनॉमिक्स क्राइम हो रहे हैं इंडिया में उनके लिए। ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द, इसके जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IPS और IAS इसके ऑफिसर्स होते हैं, एज वेल एज प्रमोटेड ऑफिसर्स होते हैं जो खुद कैडर से होते हैं। ओरिजिन ED का हुआ था 1 मई 1956 में, जब इसको हम एनफोर्समेंट यूनिट बोलते थे, जब ये फॉर्म हुई थी। विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पहले डिपार्टमेंट में आती थी, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो ये क्या देखती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है। इसके दो फंक्शन है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को चैलेंज करती है, दूसरा एक्सचेंज कंट्रोल करती है, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है उस चीज़ को ये देखती है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इन 1857 इन 1957 ही अंटिल वॉज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका नाम बदल दिया गया 1957 में। संजय कुमार मिश्रा इसके फॉर्मल चीफ कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के। न्यू दिल्ली वॉज अपॉइंटेड एज ED चीफ इन रैंक ऑफ सिक्योरिटी टू इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 2018। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं।
तो एब्रीवेशन क्या है इसका? ईडी। एजेंसी ओवरव्यू की बात करें तो फॉर्म हुई थी 1 मई 1956 में। लीगल पर्सनैलिटी गवर्नमेंट एजेंसी है। ऑपरेशन यूरिडिक्शंस इंडिया। गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर काम करती है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर ही काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके? निर्मला सीतारामन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है इसके? संजय कुमार मिश्रा, IRS डायरेक्टर एनफोर्समेंट है। और सिमिचाला दास इसकी क्या है? IRS प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर है। पेरेंट एजेंसी यानी कि किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। तो इसमें एक आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है एनालाइजिंग द किर्गिस्तान तजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? 2021 से चल रहा है और अब भी क्या है न्यूज़ में है, 2022 में भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। व्हाट आर द रीज़न, क्या है इसके बीच में, इसके पीछे जो कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का करंट क्लेसेस देखने को मिल रहा है। व्हाट लेड टू द फ्लेयर अप बिटवीन बोथ नेशंस। हाउ कैन द डिस्प्यूट, कैसे डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सकता है। हाउ कैन द इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प, यानी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किस तरीके से इसको हेल्प कर सकती है। तो अब देख लेते हैं किर्गिस्तान तजिकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। तो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये स्पॉडिक बॉर्डर क्लैशेस है जो शुरू हुए थे किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में 27 जनवरी 2022 में। फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ क्लैशेस इन स्प्रिंग एंड समर ऑफ 2021 बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि 2021 से ही इनके बीच में क्या देखने को मिला है? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। किर्गिस्तान ऑफिशियली सेड द क्लेसेस एक्सलेटेड ऑन 14 सितंबर 2022। किर्गिस्तान ने क्या है कि और जो हमारे क्लेसेस चल रहे हैं वो 14 सितंबर 2002 से चल रहे हैं। विद तजिकिस्तान फोर्सेज यूजिंग टैंक्स, यानी कि जिसमें क्या कहा है कि तजिकिस्तान के जो फोर्सेज हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? टैंक्स यूज़ कर रहे हैं। APCs and mortal to enter at least one Kyrgyzstan village and sealing the airport of the Kyrgyzstan town of Batken। वो बोल रहे हैं कि जो तजिकिस्तान के फोर्सेज हैं वो टैंक्स यूज़ कर रहे हैं, APCs मॉर्टल्स यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से किर्गिस्तान के एक विलेज में एंटर कर जाएं, जिससे किर्गिस्तान के एयरपोर्ट को क्या कर लें? सील कर लें, जो कि आपको बतकैन में देखने को मिल जाएगा। एंड एडजस्ट कर लें एरिया को। बोथ नेशन ब्लेम करते हैं ईच अदर फॉर द फाइटिंग, यानी कि दोनों ही क्या करते हैं? आपस में ब्लेम करते हैं कि फाइट इसने शुरू करी है और फाइट उसने शुरू करी है। द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू फॉर 2 days तक ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। आफ्टर विच द पार्टीज वर एबल टू एग्री टू सीज फायर ऑन द नाइट 16 सितंबर 2022 में इनके बीच में क्या हो गया? सीज फायर होगी, यानी कि इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट रुक गया। विच ओनली हेल्ड फॉर ए अबाउट ए डे। फिर वो क्या हुआ? एक दिन के लिए रुका, फिर उसके बाद भी क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सदियर जेपरोव said in a television address that his country would continue efforts to resolve the Kyrgyzstan-Tajikistan border issue in a purely peaceful way। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं किर्गिस्तान के, वो कहते हैं कि उन्होंने टीवी में एड्रेस किया कि वो इस चीज़ पर कंटिन्यू एफर्ट्स दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से क्या हो, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट रुक सके पीसफुली। तजिकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर स्टेटेड दैट द की टू रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ले इन नेगोशिएशंस एंड इट reiterated its positions that Kyrgyzstan had inciting and fighting। वो उस पर ब्लेम लगा रहे हैं कि किर्गिस्तान ये सब क्या कह रहा है? ऐसे ही कह रहा है क्योंकि किर्गिस्तान खुद चाहता है कि क्या करे? वो फाइटिंग करे तजिकिस्तान के साथ। रशियन न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है किर्गिस्तान तजिकिस्तान में हैव एग्रीड टू पुल आउट एडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर एंड फोर्सेज फ्रॉम द बॉर्डर। यानी कि दोनों तरफ से क्या देखने को मिल रही है? फोर्सेस दोनों तरफ के बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, दोनों तरफ से। साइटिंग ए स्टेटमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ इन सुगद रीजन्स ऑफ तजाकिस्तान ऑन 20 सितंबर 2022 तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान साइंड एन पीस डील। ये रिपोर्ट बताती है एक के सुगद रीजन ऑफ तजाकिस्तान में बताया है कि 20 सितंबर 2022 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में पीस डील देखने को मिली है। अब ये कब शुरू हुआ था इनका जो कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। टेरिटोरियल territories that comprise present-day Kyrgyzstan or Tajikistan, both formerly part of an Khanate of Kokand, were conquered by the Russian Empire 19th century। 19th century में दोनों ही किसके पास थे? कन्नेते ऑफ कोकंड, जो कि रशियन एम्पायर ने कनकर कर रखी थी। इन दी 1920s में सोवियत यूनियन टूटा। डेलिमिटेशंस इन दी टू रीजन्स विच रिजल्ट इन एनक्लेव्स, यानी कि उससे क्या हुई? ये दोनों कंट्रीज बन गए, अलग अलग हो गई। बोथ कंट्रीज बिकम इंडिपेंडेंट 1991 में ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। व्हेन द सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन क्या हुआ? डिसॉल्व हुआ। 1920s में सोवियत यूनियन को
डिलिमिटेशन करने की बात चली थी, और 1991 में सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, यानी कि टूट गया। बहुत कंट्रीज मेंबर हैं एससीओ की एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, सीएसटीओ की, एंड आर थियोरेटिकली अलाइन टू ईच अदर, और थियोरेटिकली अपने आप को क्या कर रही हैं, अलाइन करती हैं ईच अदर। प्रीवियस क्लासेस कौन से देखने को मिले इनके बीच में? ए बॉर्डर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में 28 अप्रैल 2021 में। The events surrounding the conflict outbreak are disputed, but clashes reportedly began due to an old water dispute. इन दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इनके बीच में वाटर शेयरिंग के ऊपर हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है between the two countries. Some sources reports an immediate reason for an conflict was dissatisfaction of the local population and the installations of an surveillance cameras near Kyrgyzstan Tajikistan border. कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि पीपल्स का डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके दोनों के बॉर्डर पर आपस में दोनों ने क्या लगा दिए हैं, सर्विलेंस कैमरास डाले, यानी कि निगरानी के लिए कैमरास लगा दिए हैं। इस वजह से एटलीस्ट 55 पीपल्स वर किल्ड इन एन इवेंट्स एंड मोर देन 40,000 civilians displays on 3 मई 2021। बहुत कंट्रीज ने कंप्लीट किया था कि हम क्या करेंगे, ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे बॉर्डर से। एंड ऑन 18 मई 2021 में ऑफिशियली बहुत कंट्रीज ने अनाउंस किया था कि वो एग्री हैं जॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए और उनको डिस्प्यूट बॉर्डर को रिजॉल्व करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ए स्मॉल स्केल इंसिडेंट ऑन 9 जुलाई 2021 द सीज फायर हेल्ड हुआ था अनटिल जनवरी 22 तक। सीज फायर क्या देखने को मिला था, अच्छा देखने को मिला था, कंटिन्यू देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जनवरी 7 में 2022 में और 16 सितंबर में यानी कि सीज फायर हुआ। फिर उसके बाद एक दिन बाद फिर दोबारा से इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या देखने को मिला, डिस्प्यूट देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो न्यूज़ में दिया गया है 14 पेज पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन की है 1700 करोड़ डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल्स। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे साइन ए 1700 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर 35 कॉम्बैट एंड 3 प्रैक्टिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल फॉर 2 P-15B क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए क्या मांगा है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के बारे में क्या हुई है, 35 कॉम्बैट ये बना के देंगे। कौन? एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। Inductions of these dual role capable missiles will significantly enhance the operational capability of the Navy fleet assets. Defense Ministry said BrahMos is a joint venture between the DRDO and Russians NPO. जो ब्योमोस है वो क्या है, वो एक जॉइंट वेंचर है इंडिया के डीआरडीओ के बीच में और रशिया की एजेंसी एनपीओ के बीच में। एंड द मिसाइल ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को रिवर। ये जो नाम है किससे लिया गया है? एक तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर से और दूसरा मॉस्को रिवर जो है रशिया की उससे। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रह्मोस मिसाइल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्रह्मोस को हम डिज़ाइन किया है, ब्रह्मोस को हमने किसके अंदर? PJ-10 के अंदर। एक मीडियम रेंज स्टॉल्थ है, रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लॉन्च हो सकता है सबमरीन से भी, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड से भी, यानी कि इसके ज़मीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। नोटेबली बीइंग द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में क्या है? फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक ये जॉइंट वेंचर है इंडियन डिफेंस सर्विस एंड इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का और रशियन फेडरेशन NPO का, हु टुगेदर हैव फॉर्म्ड, जिन्होंने दोनों ने ही मिलकर क्या बनाया था? ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल बनाया था। ये बेस्ड है ऑन द रशियन P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक एंटीशिप्स क्रूज मिसाइल, यानी कि इसको देखकर इसको बनाया गया है P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल फॉर ऑफ रशिया। नेम ब्रह्मोस आया है किससे? दो रिवर से, जो एक इंडिया की जिसमें ब्रह्मपुत्र और एक रशिया की है मॉस्कवा। इट इज क्लेम द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड फास्टेस्ट एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसको बिना शिप के भी रिलीज किया जा सकता है। करंटली इन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन में इस टाइम पे देखने को मिल जाएगा। लैंड लॉन्च एंड शिप लॉन्च वर्सेस आर ऑलरेडी इन सर्विस, यानी कि हम इसको ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं और शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। एन एयर लॉन्च वेराइटी ऑफ ब्रह्मोस अपेयर इन 2012 and enter service in 2019. A hypersonic version of the missile BrahMos 2 is also presently under development with a speed of Mach 7-8 to boost earlier
एरियल्स फास्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि अभी ऐसे मिसाइल को बनाने की बात चल रही है, हाइपरसोनिक को, जो डेवलपमेंट के अंदर है, जिसकी स्पीड मार्च 7-8 बूस्ट देखने को मिल जाएगी। इट वाज एक्सेप्टेड टू रेडी फॉर टेस्टिंग बाय 2024 तक ये क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। इस प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन रशियन मिसाइल्स का ये प्रोपल्सन होगा, एंड मिसाइल गाइडेंस हैज़ बीन डेवलप बाय ब्रह्मोस एयर स्पेस क्या बनाएगी, इसके लिए मिसाइल गाइडेंस बनाएंगी। मिसाइल इज एक्सपेक्टेड टू रीच ए टोटल ऑर्डर ऑफ $13 बिलियन देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर खर्चा। इन 2016 में एज इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR का इंडिया मेंबर बना था 2016 में। इंडिया और रशिया प्लान कर रहे हैं कि वो जॉइंट वेंचर बने, डेवलप करें एक न्यू जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स को, जिसकी स्पीड 800 किलोमीटर रेंज हो, एंड एबिलिटी टू हिट प्रोटेक्टेड टारगेटेड विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी कि प्रोटेक्टेड टारगेट को भी वो क्या कर सके, हेड कर सके, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिले। इंडिया और रशिया ऐसी जॉइंट वेंचर को, जॉइंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को बनाने की बात उनके बीच में चल रही है। प्लान्स आर टू इवेंचुअली अपग्रेड ऑल मिसाइल्स टू रेंज 1500 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सर्विस हिस्ट्री क्या है इसकी, सर्विस में कब आया था, नवंबर 2005 में। इसको यूज़ कौन कौन करता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और फिलीपीन आर्मी। डिज़ाइनर कौन है इसका, DRDO और NPO। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगी इसकी $5 बिलियन, और इसको मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड। मास वास आपको याद नहीं रखना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 16 पेज पर दिया गया है, बिजनेस का यानी कि इकोनॉमी का आर्टिकल है। रुपी स्लाइस टू न्यू लॉ ऑफ 80.79 ऑन फेड रेट इंक्रीज स्टेंस, यानी कि रूपी क्या हो गया है, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट कितना गिर गया है इस टाइम पे, 80.79, यानी कि इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें $1 को खरीदने के लिए। एनालिस्ट एक्सपर्ट करते हैं कि RBI इसको स्टेप करे इन कंटेंट वॉलेटिलिटी इन कमिंग सेशंस से रुपये में भी सीन इन रेंज, यानी कि रुपया इन्होंने बताया एक्सपर्ट ने कि इतना गिर सकता है, इतनी की रेंज में आ सकता है, 80.40 टू 81.20 अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट। गाइस जब रुपया बढ़ता है तो उसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, और जब रुपया घटता है तो उसको बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो करेंसी डिप्रिसिएशन एक लॉस वैल्यू है कंट्री करेंसी की, यानी कि जो कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसको बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर फॉरेन रेफरेंस करेंसी, यानी कि जो फॉरेन रेफरेंस करेंसी है उनके रिस्पेक्ट में। हमने फॉरेन रेफरेंस करेंसी कौन सी ले रखी है, हमारी क्या है, डॉलर। Typically in a floating exchange rate system in which no official currency value is maintained। करेंसी अप्रिसिएशन क्या होता है, सेम कंटेस्ट है इसका, सिर्फ क्या हो जाती है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, शॉर्ट टर्म चेंज देखने को मिलता है वैल्यू में करेंसी की, रिफ्लेक्टिंग इन ए चेंजिंग इन एक्सचेंज रेट। देयर इज नो ऑप्टिमल वैल्यू फॉर करेंसी, हाई एंड लो वैल्यूज हैव ट्रेड ऑफ्स अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ए डिफरेंट ग्रुप। तो हमने किसके बारे में जान लिया, करेंसी डिप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में भी जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, FZ क्लासेस हिंदू PDF, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।